आज फिर से अखबार पढ़े बिना तुम स्कूल चले गए। अपना हाथ आगे बढ़ाओ। तपाक तपाक। ये शब्द आज भी मेरे कानों में सुनाई देने लगते हैं जब भी मैं अखबार पढ़ने के लिए बैठता हूँ, क्योंकि उस दिन भी मुझे अखबार न पढ़ने के कारण पापा से डंडे अपने हाथ पर खाने पड़े थे। पापा मुझे आईएएस बनाना चाहते थे, और क्योंकि एक आईएएस का ज्ञान एकदम अप टू डेट होना चाहिए, इसलिए वो मेरे अंदर अखबार पढ़ने की एक आदत को डालना चाहते थे। लेकिन मेरा मेरा दिमाग तो उस समय एक किशोरावस्था में कदम रख रहा था। एक ऐसी उम्र जिसमें सिर्फ सेक्स ही सेक्स सोचता है। अपने शरीर में होते हुए बदलावों को मैं भी दूसरे लड़कों की तरह खुद पर महसूस कर रहा था। और जब शरीर में ही इतनी चंचलता होगी तो दिमाग की चंचलता को तो बताना भी यहाँ कठिन ही होगा। तो बस यही सब मेरे साथ भी हो रहा था। मैं अखबार खोलता और जैसे ही अपनी नज़र अखबार में छपी हुई खबरों पर दौड़ाता तो सिर्फ रेप की खबर पढ़ने में ही मेरा मन लगता। मैं करता भी तो क्या करता, सारा अखबार सिर्फ रेप या मोलेस्टेशन की खबरों से ही भरा होता था। और मैं भी बस शायद उन्हीं खबरों को पढ़ने में दिलचस्पी लेता था। लेकिन जैसे ही मुझे पापा का मेरे लिए देखा वो आईएएस का सपना याद आता, तो मैं उस दिन अखबार को ग्लानिवश नहीं पढ़ता, और बस इसलिए मुझे उनसे मार खानी पड़ती थी। धीरे धीरे ये रेप शब्द मेरे जहन में एक तीर की भांति चुभने लगा, और मैं रात दिन बस यही सोचता रहता कि अगर कभी मुझे भी सेक्स करने का अवसर मिला तो मैं सिर्फ रेप ही करूँगा, सिर्फ रेप। मगर एक पढ़े लिखे परिवार में पैदा होने के कारण मेरे लिए ये सब करना संभव नहीं था। लेकिन जब भी मैं रात को कल्पनाएं बनाता तो ये रेप ही मेरे सामने उभर कर आता, और मुझे लगता कि शायद मैं या मेरी सोच कोई तो जंगली जरूर है जो इस शब्द को मेरे भीतर में सहेजे रही है। जिंदगी के 10 साल कब गुजर गए मुझे पता ही नहीं चला। स्कूल से कॉलेज और कॉलेज से जॉब, जी हाँ, हर लड़के की तरह मैं भी अब तक अपना करियर बनाकर अपने पैरों पर खड़ा था। एमबीए करने के बाद मुझे भी एक अच्छी एमएनसी में जॉब मिल गई थी, और माँ बाप भी मुझ पर शादी करने का दबाव बना रहे थे। सच पूछो तो मैं भी अब शादी करना चाहता था, सिर्फ घर बसाने के लिए ही नहीं बल्कि अपनी शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी। मगर मैं अपने दिमाग में पल रही उस सोच को लेकर परेशान था, क्योंकि मुझमें ये बात अब तक पूरी तरह से घर कर चुकी थी कि मेरा सेक्स के लिए पहला अनुभव सिर्फ रेप ही होगा, सिर्फ रेप, जिसे मैं बचपन से अखबारों में पढ़ता और फिल्मों में देखता आया हूँ। आखिरकार समा से मेरी सगाई पक्की हो गई। समा एक मानसिक डॉक्टर थी, बहुत ही सीधी सादी और भोली भाली सी लड़की, जो एक अच्छी डॉक्टर थी और अपनों से बड़ों का आदर भी करती थी। शादी में बस सिर्फ 2 ही महीने बचे थे और मेरी समा से मिलने की आज 5वीं मुलाकात थी। अब तक की 4 मुलाकातों में हमने एक दूसरे की सभी आदतों को जाना और समझा था, लेकिन बस ये मानसिक तनाव जो अब तक मेरे जहन में था उसे मैं नहीं कह पाया था। पर आज मैंने ये अच्छी तरह सोच लिया था कि समा को इस बात के बारे में आज बताकर ही रहूँगा। हर बार की तरह आज भी समा रात 9 बजे डिनर के लिए मुझसे मिलने के लिए आई थी। मेरे ठीक सामने बैठी हुई वो इतनी सुंदर लग रही थी कि मैं खाना खाना भी भूल सा गया था। अचानक मैंने कहा, समा, वो तुम सुहागरात का मतलब जानती हो? उसने धीरे से कहा, हाँ जानती हूँ। मैंने फिर कहा, लेकिन समा, मुझे वैसी सुहागरात नहीं चाहिए। इस बार समा घबरा गई और पूछने लगी कि तुम
क्या कहना चाहते हो, साफ साफ कहो। मैंने कहा समा, मैं रेप करना चाहता हूँ। हाँ, पहली बार सिर्फ रेप ही होना चाहिए, सिर्फ रेप। समा ने इस बार पूरा घूर कर मेरी तरफ देखा और बोली, क्या तुम भी रात को अपनी कल्पनाओं में रेप को लेते हो? मैंने कहा सिर्फ लेता ही नहीं समा, मुझे बस वही करना है, बस वही। और मैं एक असहाय बालक की भांति कहीं अंदर से टूटने लगा। समा एक डॉक्टर थी, रोज न जाने कितने मरीजों की मनोव्यथा को पढ़ती थी और आज वो मेरे मन को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। काफ़ी देर सोचने के बाद वो जानने के लिए उठी और उसने सिर्फ इतना कहा कि अब हम सीधा सुहागरात पर ही मिलेंगे। मैंने उसे घर तक छोड़ा और चला गया। 25 जून जब गर्मी अपने पूरे जोरों पर होती है, उस दिन हमारी शादी हुई थी। सारे मेहमान गर्मी से परेशान थे, मगर समा तब भी मुस्कुरा रही थी। उसकी यही बात मुझे सबसे अच्छी लगती थी कि वो हर हाल में खुद को ढाल लेती थी। इतनी गर्मी में शादी का वो भारी सा लहंगा और गहनों से लदा होने के बावजूद भी उसके माथे पर सिकन तक नहीं थी। शादी होने के बाद मुझे एक चैन की राहत मिली और मैं सुबह समा को अपने साथ अपने घर में ले आया। 26 जून यानी हमारी सुहागरात का दिन। सभी मेहमान घर से जा चुके थे और मैं भी रात होने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था कि अचानक से दरवाजे की घंटी बजी। जाकर देखा तो कमरे को सजाने के लिए फूल वाला आया हुआ था। तभी समा बाहर आई और उसे जाने को कहा। मैं भी हैरान सा खड़ा ये सोच रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हर लड़की का अपनी सुहागरात वाले दिन एक सजा हुआ कमरा देखने का सपना होता है। खैर, अब तक तो वो जा चुका था, इसलिए मेरे लिए अब कोई सवाल करने का मतलब ही नहीं बनता था। डिनर का समय हो चला था। हम दोनों ने माँ पापा के साथ खाना खाया और मैं अपने कमरे में आराम करने के लिए चला गया। शादी की थकावट इतनी ज़्यादा थी कि लेटते ही मुझे नींद आ गई और समा वहीं माँ पापा के पास बैठी उनसे नए घर की सीख लेने लगी। करीब रात के 11 बजे मुझे अपने कमरे में आहट सी सुनाई दी। आँख खुली तो मैंने देखा कि समा, वही पहले वाली समा जैसी मुझे उस दिन रेस्टोरेंट में मिली थी, मेरे सामने खड़ी थी। उसके बदन पर न ही वो शादी का लहंगा था और न ही वो खूबसूरत से गहने, न ही कोई श्रृंगार और न ही कोई हाथ में दूध का गिलास। उसने सिर्फ इतना कहा, टुडे आई वांट टू मेक योर फैंटेसी अलाइव। यू वांट टू रैप ना, सो इट मस्ट बी अ रैप, अ वाइल्ड वियर्ड रैप। गो ऑन डियर, गो ऑन। मैंने दौड़कर दरवाज़ा बंद कर दिया। इतने सालों से जो शब्द मेरे जहन में घूम रहे थे, आज मुझे बस उन्हीं को अपडेट करना था। एक पागल रेपिस्ट की तरह मैं समा पर टूट पड़ा। वो सारी फैंटेसीज, वो सारी अखबार की खबरें, वो सारे फिल्मी सीन जिसमें ये रेप सब आता था, वो सब मेरे दिमाग में दौड़ने लगे और मैं रहा ही नहीं। सुबह अलार्म की आवाज़ से आँख खुली तो देखा समा बिस्तर पर निढाल पड़ी थी। अब मुझे लगने लगा कि ये क्या हो गया मुझसे। मैंने धीरे से समा को छुआ और कहा, समा, तुम बिल्कुल अपने नाम की तरह हो। खुद जल गई जो मेरी मानसिकता की खातिर। समा ने मेरी तरफ देखा और सिर्फ इतना कहा, रेप होने पर महिलाएं शारीरिक तौर पर टूट जाती हैं, इतना तो मैंने पढ़ा था, पर इस रेप सब से पुरुष इतना टूट जाते हैं, ये मैंने सिर्फ आज देखा और समझा। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी का इस कहानी के बारे में क्या राय है, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।
यदि ये कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।